हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी भूगोल मतलब ज्योग्राफी क्लास 8 का। आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 है। हमने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2nd चैप्टर को। इससे पहले हमने क्लास 6 की कंप्लीट ज्योग्राफी को हमने पूरा कर लिया है। क्लास 7 की भी हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज हम बात करने वाले हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के बारे में। भूमि क्या होती है और भूमि हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या क्या उपयोग हैं इसके, जो भी दिया गया है उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो जो प्राकृतिक संसाधन, जो पहला पार्ट था, पहला चैप्टर था, उसमें हमने संसाधन के बारे में पढ़ा था। संसाधन क्या होते हैं, मनुष्य के लिए संसाधन किस तरीके से उपयोगी हैं। तो इसी श्रेणी में जो है वो भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूपृष्ठ जितना भी पृथ्वी का एरिया है उसका 30% भाग ही भूमि है और बाकी का भाग को हम भूमि नहीं कहेंगे। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग योग्य नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि टोटल जो भूपृष्ठ है उसका 30% भाग भूमि है, लेकिन 30% तो भाग भूमि हो गया, उस 30% में से भी कुछ भाग ऐसे हैं जो आवास के योग्य नहीं है, रहने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो इतनी कम भूमि हमें देखने को मिलती है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण, कहीं की जलवायु ठंडी होती है, कहीं की जलवायु गर्म होती है, कहीं पे ज़्यादा रेत होती है, कहीं पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो अलग अलग जलवायु के कारण भूमि कैसी, कहीं पर भूमि समतल होती है तो कहीं पे भूमि ऊबड़ खाबड़ होती है, कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे पठार होते हैं, तो कहीं पर मैदान होते हैं। तो भूमि जो है वो कई प्रकार की है और जलवायु जो है पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जलवायु है, इसलिए जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग होता है। जैसे कि पहाड़ी इलाके में जो जनसंख्या है वो कम रहती है, जबकि जो मैदानी इलाका है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। क्योंकि पहाड़ी एरिया में क्या होता है, वहाँ पर घर बनाने में दिक्कत आती है, पर मैदानी एरिया में घर बनाने में दिक्कत नहीं आती है और मैदानी एरिया में हम आराम से कृषि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मैदानी एरिया है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है और पहाड़ी एरिया में कम रहती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण अलग अलग होता है। क्यों होता है, तो ये भी हमने जान लिया कि ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल तथा निर्जल हैं। तो अभी जो मैंने आपको बात बताई है वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए लोग कहाँ पे रहते हैं, मैदानी एरिया में रहते हैं और नदियों के किनारे रहते हैं। इसीलिए ये स्थान विश्व के लिए सघन बसे क्षेत्र है। मतलब सघन का मतलब होता है जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए भूमि के क्या क्या उपयोग हैं। तो भूमि के कई सारे उपयोग हैं। भूमि पे हम कृषि करते हैं, भूमि पर हम रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उपयोग भूमि के हमें देखने को मिलते हैं। तो भूमि के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना, इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है, कृषि करना, खनन करना, सड़कों का उद्घाटन करना, उद्योगों की स्थापना करना, तो इन सब चीज़ों को मिला करके कहाँ चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ भूमि पे ही होता है, तो इसको भूमि उपयोग कहा जाता है। ठीक है,
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, वहाँ की कंडीशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इस भूमि का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे उसकी स्थलाकृति को देख के, जो पहाड़ हैं उन पर जो अगर सड़क बनानी है तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग माइंड सेट से सोचना पड़ता है कि पहाड़ पे कैसे हम सड़क बना सकते हैं, और एक मैदान होता है वहाँ पर अलग तरीके से सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पर सड़क कैसे बना सकते हैं। मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है, तो जनसंख्या जो होती है या फिर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जो होती है, ये भी निर्धारित करती है कि वहाँ की भूमि किस तरीके की है, या फिर हम भूमि को किस तरीके से में उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। दो तरीके की भूमि होती है, एक निजी भूमि होती है, एक सामुदायिक भूमि होती है। निजी भूमि मतलब जो हमारी प्राइवेट होती है, जिस पर किसी और का अधिकार नहीं होता है, उसको हम कहते हैं निजी भूमि। एक होती सामुदायिक भूमि, जिस पर एक समुदाय का अधिकार होता है। समुदाय कब बनता है? जब दो या दो से कई ज़्यादा लोग एक इकट्ठा हो जाते हैं तो एक समुदाय बनता है। उस समुदाय का जो अधिकार है जिस भूमि पर होता है उसे सामुदायिक भूमि में रखा जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट और औषधियों, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, घरों की जो मांग बढ़ रही है, कृषि के लिए भूमि की मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता कैसी है? सीमित है। अभी हमने पढ़ा कि भूमि कितनी है, टोटल एरिया की पृथ्वी के 30% भूमि है। ठीक है, पर जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि की क्या मांग बढ़ रही है। ठीक है, स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, स्थान स्थान पर। जैसे पहाड़ी स्थान है कोई, तो वहाँ पे भूमि की गुणवत्ता अलग देखने को मिलेगी। कोई रेतीला स्थान है तो वहाँ की भूमि अलग देखने को मिलेगी। कोई मैदानी स्थान है तो वहाँ की भूमि अलग देखने को मिलेगी। तो हर जगह की गुणवत्ता जो है वो अलग अलग होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाए, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने व्यापार के लिए भूमि का यूज़ किया, कुछ लोगों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने कृषि के लिए भूमि को तैयार करना शुरू कर दिया। और क्या किया? जो वन हैं, वनों को काटा, जंगलों को काटा और उसमें से भूमि को निकाला। ठीक है, किसके लिए? कृषि के उपयोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रतिरूप के व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वन, जंगल, पेड़ों की कटाई हो रही है तो ये सारे खतरे हमारे जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन। भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन दिखाए गए हैं। जैसे पहले कुछ इस तरीके से लोग रहते थे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे घर बने हुए हैं। दूसरी पिक्चर में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से घर बने। पहले झोपड़ियाँ बनी थी, अब क्या हुआ? पक्के घर बन गए हैं, सीमेंट के घर बन गए हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? पक्की सड़कें बन गई हैं अब यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री बन गई है। यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारी इंडस्ट्री बन गई हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? भूमि की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। अब भूमि एक क्या है? भूमि एक संसाधन है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। अब बात करते हैं कि भूमि एक संसाधन है तो हम उसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। जैसे पानी को संरक्षित करते हैं, वैसे भूमि को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उस बारे में बात करें। तो भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इनकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। किस किस भूमि का विनाश हो रहा है? वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्री लग रही हैं, उसी हिसाब से घरों की मांग बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो वन भूमि है, जहाँ पर वन है, उनका भी नाश हो रहा है। और जो कृषि के लिए भूमि है वहाँ पर भी लोग घर बना ले रहे हैं। तो उस जो कृषि वाली जो भूमि है उसका भी विनाश हो रहा है।
इससे इस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा होता है। अगर हर जगह घर बन जाएंगे तो पेड़ पौधे कहाँ लगेंगे, ठीक है, कृषि कहाँ पर होगी, इंसान खाएगा क्या, तो इससे एक डर पैदा होता है, ठीक है। इसीलिए विनाश की परिवर्तन दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, हमें वनों को कटने से रोकना चाहिए और भूमि का कम से कम उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? घरों के लिए और इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। वन रोपण करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमन, उपयोग और अतिचारक पर रोक आदि लगानी चाहिए। कीटनाशक दवाइयाँ हमें कम यूज़ करनी चाहिए, जो कि क्या करती हैं, कीटनाशक दवाइयाँ जो भूमि होती है, जो कृषि योग्य भूमि होती है, उसकी उर्वरकता को क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा के बारे में। मृदा क्या होती है? मृदा मतलब मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार आवरण की जो पतली परत होती है उसको मृदा कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी रहती है। भूमि से कैसी रहती है? चिपकी रहती है, ठीक है, निकटता से जुड़ी रहती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ, आगे चलते हैं, जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किससे होता है? जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मृदा का जो है वो निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। किस प्रक्रिया से बनती है? अपक्षय की प्रक्रिया से माध्यम से बनती है। खनिजों और जीव पदार्थों का सही मिश्रण जो है मृदा को उपजाऊ बनाता है। कौन मृदा को उपजाऊ बनाता है? तो खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मृदा है उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इस मृदा को प्रभावित करती हैं। समय मृदा परिच्छेदिका और मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मृदा निर्माण के कारक क्या क्या होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारण होती है जनक सेल, ठीक है। कौन सी सेल होती है? जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, ठीक है। तो समय भी एक इसका कारक है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होती है। मृदा जो होती है वो अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही तरह की मृदा मिले। अब बात करते हैं हम जल के बारे में। तो जल के बारे में डिस्कस करते हैं। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरण कौन से संसाधन होते हैं और अनवीकरण कौन से होते हैं? तो इससे पहले वाले चैप्टर में यही बातें थी, संसाधन के प्रकार, ठीक है। तो उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। भूपृष्ठ पर कितना जल है? 3/4 जल भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महासागरों में पानी से ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं कौन? महासागर। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है। कैसा है? लवणीय है, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और मानवीय उपभोग के लिए ये उपयुक्त नहीं है। जो महासागर का जल है वो लवणीय है, जो कि मानव उपयोग के लिए अच्छा नहीं है। तो आलवण जल केवल कितना है? 2.7% ही पृथ्वी पर है, ठीक है। आलवण जल जो मीठा पानी जिसको कहते हैं, जिसमें नमक की मात्रा जो है वो नहीं होती है या फिर कम होती है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानी के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। तो 2.7% जो जल है उसका 70% भाग पृथ्वी पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। कहाँ पे? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% आलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। जिसे यह भौम जल, नदियों का जल, पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। जो हमारा मीठा पानी है, जो अच्छा जल है, जो आलवणीय जल है, वो किस रूप में पाया जाता है? भौम जल के रूप में। नदियों और झीलों में जो पानी पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं?
उसी को हम कहते हैं आलवणीय जल, ठीक है। और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है, क्योंकि आलवणीय जल ही एक ऐसा जल है जो मनुष्य के उपयोग में आता है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा कैसी रहती है? स्थिर रहती है। ना हम पृथ्वी पर जल को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह बाष्पीकरण, वर्षण और बहाव की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील करता रहता है। इनके कहने का मतलब ये है कि पानी जो है, जो जल है, वो फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नदी में भरा हुआ है तो वाष्पित होकर के ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वो बादलों के रूप में और जो वर्षा के रूप में बरस जाता है और फिर वाष्पित होकर ऊपर जाता है और फिर बरस जाता है। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो वही पानी ऊपर जाता है और वही जल नीचे आ जाता है। तो जल ना कभी बढ़ाया जा सकता है और ना कभी कम किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं। क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, ये हम सब जानते हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जल की बहुत ज़्यादा कमी है। भारत में अगर हम बात करें तो लाइक राजस्थान में जल की बहुत ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया आलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। तो ये जो अभी हमने देश पढ़े हैं ना, जो हमने अभी देश पढ़े हैं, ये क्या है? आलवणीय जल यहाँ पे बहुत कम है। मतलब मीठा पानी यहाँ पर बहुत कम है। पीने योग्य और यूज़ करने लायक पानी बहुत कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ जाता है, ठीक है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है। अतः उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रदूषण नहीं है यहाँ पर, उसके बाद भी जल का अभाव बहुत कम रहता है, ठीक है। अब जो जल के संसाधन हैं उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल के स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, ठीक है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। और जल एक नवीकरण संसाधन है। जल क्या है? एक नवीकरण संसाधन है, ठीक है। इसके लिए हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारी जो सिंचाई होती है खेतों में, जो किसान करते हैं, उसमें हमें ऐसी तकनीकी का यूज़ करना चाहिए जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। जैसे कि स्प्रिंकल है, तो इस तरीके से हम तकनीकी का यूज़ करेंगे तो कम से कम पानी उपयोग में आएगा, ठीक है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहिक मल, कृषि रसायनों का उर्वरक और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह हैं या फिर घर हैं, तो वहाँ से क्या आता है? गंदा पानी आता है, जो कि हमारे साफ पानी को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। इनमें शामिल है नाइट्रस धातुएं, पीटनकारी नाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन सारी क्रियाओं से क्या कर सकते हैं? जल जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकीर्ण क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव किस में पाए जाते हैं? स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संकीर्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित निर्भर करती हैं, ठीक है। एक दूसरे पर जो भी जीव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति वन्य जीव जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। ये भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। पौधे हमें क्या करते हैं? इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं।
फलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तापोल का तेल, ठीक है, तारपीन लिखा हुआ है, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हो जाते हैं। तो ये जो है परितंत्र और जो वन्य जीव है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। और पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, औषधि देते हैं, लकड़ी देते हैं, पक्षियों को रहने के लिए घर देते हैं, जीवों को रहने के लिए घर देते हैं, और यहाँ से हमें फल देखने को मिलते हैं, तारबीन का तेल और गोंद आदि चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जल जीव रूप आते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं? वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें हमें दूध, मांस, खाल आदि ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है। कौन? मधुमक्खी। और परितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटनों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध क्या करता है? मृत जीव जंतुओं को खाता है। तो ये सारा परितंत्र है, जीव जंतु, पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं और इस पूरे परितंत्र को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। कैसे इनका हम संरक्षण कर सकते हैं? वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन क्या है? एक संपदा है जो पौधों और जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। ठीक है, किसमें? जलवायु में परिवर्तन होने और मानव के हस्तक्षेप, मानव के अंधाधुंध पेड़ों की कटाई के कारण क्या हुआ है? जीव जंतुओं के घर जो आवास थे वो नष्ट हो गए हैं। बहुत सी जातियां अनुसूचित तथा संकट में हैं। मतलब कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि क्या आ गई हैं? संकट में आ गई हैं, और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारण हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। कौन देते हैं? जो मानव है वो क्या करता है? ये सारे वन की कटाई करता है, जो संसाधन को लुप्त होने की जो प्रक्रिया है उनको बढ़ावा देता है। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। ठीक है, तो शिकार करने से क्या हो रहा है? शिकार करने से जो हमारे जीव जंतु की जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। ठीक है ना, पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। किसके लिए? खाल, चमड़ा, नाखून, इन सब का गैर कानूनी व्यापार हो रहा है। तो इसकी वजह से जो जंतु हैं, ठीक है, वो मर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है? उनकी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, ब्लैक बग हो गया, मगरमच्छ हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो जो भी हमारी लुप्त प्रजाति हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए इसी के लिए, इन जीव जंतुओं को बचाने के। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित करने के लिए ही बनाए गए। ठीक है, संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है और वन्य जीव अभयारण्य जो है, जीव मंडल जो हैं, ये जीवों को बचाने के लिए कैसे हैं? जीवों के बचाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे हमें हाथियों का झुंड देखने को मिलता है, चीतों का झुंड यहाँ पे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपने पूरी क्लास देख ली है। ठीक है, और आपको रिसर्च करनी है इस पर। यदि प्रजातियों की
सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। अगर प्रजातियों को ख़त्म ना किया जाए तो पर्यावरण, नेचर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो खुद अपने आप ही चीज़ों को क्या कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में क्या किया, उथल पुथल कर दिया। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वो विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है। प्रदेशीय और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो अब जो लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं कि हमें किस तरीके से जीवों को बचा सकते हैं और किस तरीके से हम वनों को बचा सकते हैं, किस तरीके से मनुष्य इंडस्ट्री लगा रहा है, घर बना रहा है, जिससे कि भूमि को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वनों को, पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये आज की वीडियो में यही सारी बातें थी। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।